अस्सलाम वालेकुम। आज का जो है केमिस्ट्री पार्ट 1 में टॉपिक एक्सरसाइज, क्योंकि चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था तो एक्सरसाइज वैसे हमने टॉपिक के साथ साथ भी कुछ क्वेश्चन किए थे जो रहते हैं, वो हम इसको आज एक्सरसाइज में कंप्लीट करेंगे। तो आज टॉपिक के लिए हवाले से लिखा गया है एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का 9 यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 9 में इसका फर्स्ट पार्ट भी कर चुके थे, सेकंड भी ए में लिखा गया, ए पार्ट भी हमने कर लिया था, बी भी और सी भी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग डी से। डी में शॉर्ट क्वेश्चन में है, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं और इम्पॉर्टेंट हैं बोर्ड के हवाले से। क्वेश्चन नंबर 9, 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 व्हेन completely ionized in water it have equal number of positive and negative charge, but the number of positively charged ions these are twice the number of negative charged ions। तो इसमें वो कहता है हमने 4.9 ग्राम लिया सल्फ्यूरिक एसिड। कहता है जब हम इसको आयोनाइज करें वाटर में कम्प्लीटली, तो आयोनाइज होने पर ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस सेम देगा, लेकिन जो पॉजिटिव आइंस हैं वो डबल नंबर हैं नेगेटिव आइन से। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम लिखते हैं, अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड को आयोनाइज करें तो आयोनाइज होने पर ये 2 प्रोटॉन देगा H पॉजिटिव और 1 सल्फेट आइन देगा। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस है, 2 हाइड्रोजन थे तो 2 लिख लिए, 1 सल्फेट था 1 सल्फेट लिख लिया। ठीक है, अब आपने इसका आंसर ये लिखना है, व्हेन वी डिसॉल्व completely 1 mole of sulfuric acid then it give 2 mole of hydrogen ion and 1 mole of sulfate ion. From this we say that the number of positive ion are double as compared to the number of negative ion। देखें ये 1 है ये 2 है, तो अगर ये 2 है ये 1 है तो हम कह सकते हैं कि it is twice as compared to the negative ion। तो ये सिंपल सा आंसर, आप इस ग्रामों को ना भी चाहे लिखें, इसका आंसर देखें ऐसे भी बनेगा कि पहले आप इसके मोल निकालें। इसके मोल निकालने का तरीका 4.9 डिवाइडेड बाय 98, ये हमने लिखा है m मोलर मास, ये स्मॉल m, तो ये n आ जाएगा और यहाँ n की वैल्यू मेरा ख्याल है कि 0.5 या 0.05 आएगी। तो मोल जितने मर्जी हों, जब भी आप सल्फ्यूरिक एसिड को आयोनाइज करते हैं तो हमें इक्वेशन बता रही है कि ये डबल नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन देगा एज कंपेयर टू द नेगेटिव आयन। तो आपने बजाय इसके सारा मोल निकाल कर आपने सिर्फ ये लिखना है, व्हेन वी डिसॉल्व सल्फ्यूरिक एसिड अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन वी से दैट इट गिव्स डबल नंबर और ट्वाइस द पॉजिटिव आयन एज कंपेयर टू द नेगेटिव आयन। तो ये एक आंसर आ गया। इसी के अंदर ही दूसरा आंसर भी आएगा। अगर हम देखें जब हम इस 1 मोल को डिसॉल्व करते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज कितने दे रहा है, हम एक मॉलिक्यूल को लिखें तो एक मॉलिक्यूल में से पॉजिटिव चार्ज निकालें तो कितना आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज की तादाद है 2। ठीक है, एक मॉलिक्यूल में से लिखी है। और नेगेटिव चार्ज कितना है, इस एक आयन पे कितना चार्ज है -2, इसका मतलब है नेगेटिव चार्ज भी कितना है, उसकी तादाद भी कितनी है 2। तो इसका भी आप आंसर ऐसे लिखेंगे, आप इस अमाउंट को नहीं देखेंगे, आप ऐसे बताएंगे, व्हेन वी डिसॉल्व 1 मॉलिक्यूल और 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इट गिव्स ट्वाइस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एंड ऑल्सो गिव ट्वाइस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज as 1 sulfate ion contain 2 नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, नेगेटिव चार्ज डबल कैसे हुआ, तो ये आपने कैसे बताना है, एज 1 सल्फेट आयन कंटेन 2 नेगेटिव चार्ज, सो वी से दैट टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। ये दूसरे क्वेश्चन का इसी में आंसर बन गया, मतलब इसके दूसरे पार्ट का। तो बजाय आप इस मोल को कंसीडर ना भी करें, किताबों के अंदर इस मोल का भी जिक्र किया है, आप 1 मोल से ही जो है ना इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी तादाद लेंगे तो आंसर यही आएगा कि आयंस भी डबल होंगे और चार्जेस भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये डी वाले का आंसर था। बिल्कुल सेम जो है वो इससे अगला क्वेश्चन दिया गया ई में, और वो है 1 मिलीग्राम ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। कहता है इट हैज़ थ्राइस नंबर ऑफ आइंस देन द नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट
ये अगर हम देखें तो ये इसका फार्मूला यूनिट है आयनिक कंपाउंड। तो कहता है अगर हम ये फार्मूला यूनिट लिख लें, इसको लिखें जब इस मॉलिक्यूल को आयोनाइज करें तो ये एक हम लिखें फार्मूला यूनिट है, लेकिन जब आयोनाइज करेंगे तो इसमें से 3 आयन बनेंगे। तो ऐसा कैसे पता चलेगा? अगर हम लिखें पोटाशियम डाइक्रोमेट, जब हम इसको आयोनाइज करेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड की तरह इसमें से भी 2 पॉजिटिव आयन, ठीक है, ये K+ और एक आएगा नेगेटिव आयन, ठीक है। तो अब देखें अगर हम इसके टोटल नंबर ऑफ आयन निकालें तो तादाद यहाँ पर 2 ये है और 1 ये है, तो टोटल करें तो आयन की तादाद क्या बनेगी? 3। तो हम लिखेंगे व्हेन वी आयोनाइज 1 मोल और 1 मॉलिक्यूल ऑफ K2Cr2O7। अब 1 मोल लिखेंगे, ठीक है, 1 मोल ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल की बात करें तो लेना ज़रा उसको मुश्किल होता है कि हम कैसे उसको एक को वे करके आयोनाइज कर लें। व्हेन वी डिजॉल्व 1 मोल ऑफ K2Cr2O7 इट गिव्स 2 पॉजिटिव आयन एंड 1 नेगेटिव आयन, सो द टोटल नंबर ऑफ आयन्स इक्वल टू 3, ठीक है। सो वी से दैट it has a 1 formula unit but upon ionization it gives thrice number of ions, ठीक है। whatever their amount will be taken the result will be same, ठीक है। तो इसलिए आपने 1 मिलीग्राम को नहीं देखना, ये 1 मोल हो, जो मर्जी हो। जो मैंने एंड पे लाइन बोली कि वट एवर ऑफ द अमाउंट इज टेकन, आप कुछ भी लें द रिजल्ट इज सेम, हमेशा आइंस की तादाद क्या बनेगी? 3। ये इस ई वाले का क्या हो जाएगा? आंसर होगा। अच्छा, एफ वाला हम कर चुके थे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 जो है ये मैं आपको सिर्फ एक फार्मूला समझाता हूँ, उससे आपने ये खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करना है, इसके आंसर आगे दिए भी गए हैं, सिर्फ समझना है। इसमें कहता है इन ईच पेयर चूज द लार्जर ऑफ द इंडिविजुअल क्वांटिटी। हमें 2 चीज़ें दी हैं और उसमें से कहता है आप बताएं कौन सी चीज़ लार्जर होगी उन दोनों में से, उसका आंसर देना है। ये एमसीक्यूज के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से एमसीक्यूज भी बनते हैं, ठीक है। अच्छा, कहता है और स्टेट इफ द सैंपल आर इक्वल। 2 चीज़ें देगा, उसमें से पूछेगा बताएं ये इक्वल हैं या इनमें से कोई लार्जर है, जो लार्जर है वो बताएं, ये इसका आंसर होगा। तो इसमें से ए से जी तक जो है वो काफ़ी सारी ऑप्शन दी गई हैं। पहले में लिखता है इंडिविजुअल पार्टिकल, आपने पार्टिकल बताने हैं किस में, वो लिखता है 0.4 मोल अगर हम लें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिखेंगे O2, और 0.4 मोल आप ऑक्सीजन भी ले लें। अब एटम की बात करता है, 0.4 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम और 0.4 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। एटम ऐसे लिखा जाएगा, मॉलिक्यूल ऐसे। अब कहता है बताएं ये इक्वल हैं या आपस में अनइक्वल हैं, अगर अनइक्वल हैं तो कौन ग्रेटर है ये बताएं। तो आपने ये चीज़ बतानी है। हमने ये फार्मूले कुछ पढ़े थे, n इज इक्वल टू m/m, एक ये फार्मूला पढ़ा था, एक हमने पढ़ा था नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने का, ठीक है, जो कि इक्वल किसके था? मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर के, ठीक है। तो अब हमने बताना है कि यहाँ पर वो पूछ रहा है इंडिविजुअल पार्टिकल बताएं, तो पार्टिकल के लिए हम ये वाला फार्मूला लिखेंगे, इसको इधर लिख लेते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अगर 2 सब्सटेंस हैं उनके मोल बराबर हैं, ठीक है, ये तो है ही कांस्टेंट, तो अगर दोनों की ये सेम है तो इसका मतलब है दोनों का मल्टीप्लाई करके आंसर भी क्या आएगा? सेम आएगा। तो इसका मतलब है अगर दोनों के मोल सेम हैं तो दोनों के पार्टिकल भी क्या होंगे? सेम होंगे। तो आपने इस फार्मूला से बता लेना है कि यहाँ मोल वेरी करते हैं एक दूसरे के, यहाँ पे पता है, तो क्या करेंगे कि अगर मोल सेम होंगे तो फिर NOP, यहाँ पे आप फर्ज करें इसको 1 कर लें, अगर ये सेम है तो नंबर ऑफ पार्टिकल किसके इक्वल आएगा? Na के, तो दोनों के लिए एक ही आंसर आएगा। तो यहाँ से आप बता सकती हो कि मोल सेम हों तो पार्टिकल भी सेम होंगे, ठीक है। इसी तरह से आपने ये सारे जो हैं वो सॉल्व करने हैं। इसमें एक मैं और करवा दूं, बी वाले में कहता है मैथ्स बताएं। अब एक और इसमें आया क्वेश्चन में इसका बी पार्ट, और बी में वो लिखता है कि आप मैथ्स बताएं, और किस किस का? 0.4 मोल ऑफ ओजोन और 0.4 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब वो लिखता है 0.4 मोल ओजोन O3 है और 0.4 मोल ऑक्सीजन एटम, ये एटम लिखेंगे। तो आपने अब क्या बताना है? मास। तो मास बताने के लिए मोल से रिलेशनशिप निकालेंगे,
ठीक है, कैसे ये आपने बताना है ग्रामों में। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें ज़रा, n इंटू एम इज इक्वल टू एम। अब यहाँ पे देखें दोनों के मोल तो सेम है, मतलब n सेम है। अब क्या चीज़ वेरी कर सकती है दोनों की? मोलर मास। तो देखें आप इसको ऐसे समझ लें, फ़र्ज़ करें यहाँ n है 2, m आता है हमारे पास 3, आंसर क्या आएगा 5। अगर n 2 रहने दें, m हम लोग यहाँ पर 5 कर दें, आंसर क्या होगा 10। इसका मतलब है ये m तब बढ़ेगा जब आप अगर ये कांस्टेंट रहे तो ये वाली चीज़ वेरी करते जाएं। इसका मतलब है इन दोनों में ये तो सेम है 0.4, m वेरी करेगा, तो जिसका मास ज़्यादा होगा मोलर मास, तो उसका ग्रामों में मास भी क्या आएगा ज़्यादा। तो हमें यहाँ लग रहा है इसका मोलर मास है 16, इसका क्या बनेगा 16 इंटू 3 48, तो फिर किसका मास ज़्यादा हो जाएगा? ओजोन का। यही मेथड रखते हुए दोनों फार्मूला से आपने क्या करने हैं, बाकी न्यूमेरिकल्स जो हैं इसमें न्यूमेरिकल मतलब MCQ सॉल्व करने हैं। कहीं पर मोल सेम दिए हैं तो पार्टिकल का पता चलना चाहिए, ठीक है। अगर देखें यहाँ पर ही आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ पार्टिकल निकालें, दोनों का मास दिया गया है ग्रामों में, तो मास से आप यहाँ मोल निकालोगे, ठीक है, मोल के साथ मल्टीप्लाई करोगे एवोगैड्रो, तो फिर आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल आ जाएंगे। देखें अगर नंबर ऑफ मोल डिफरेंट आ रहे हैं तो फिर सॉल्व करके पार्टिकल निकालेंगे किसके ज़्यादा हैं या किसके कम हैं। या फार्मूला से भी आप कर सकते हैं, जिसका मोल ज़्यादा हुआ उसका पार्टिकल भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों ने इसको सॉल्व करके आंसर आगे लिखा गया है। क्वेश्चन जो है 13 वो भी कंप्लीट करना है। इसके बाद इसी में पहले मैं क्वेश्चन नंबर 25 करवा दूं शॉर्ट में, फिर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। क्वेश्चन 25 में हमने फर्स्ट पार्ट भी कर लिया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस वाला, इसके साथ साथ हमने सेकंड पार्ट भी कर लिया था, मैनी केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन आवर सराउंडिंग, मैंने टॉपिक में करवा दिया था जब हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट किया। तीसरा भी कर लिया था। चौथा हम करते हैं 1 मोल ऑफ H2SO4 शुड कंप्लीटली रिएक्ट विद, हम फोर्थ पार्ट करते हैं और उसको उसने नंबर दिया है 4 से, रोमन में 4 से। वो कहता है 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कंप्लीटली रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, और आगे बनेगा क्या, ये एसिड बेस रिएक्शन है तो सॉल्ट वाटर बनेगा, और हम यहाँ पे लिखेंगे Na2SO4 सोडियम सल्फेट, और साथ क्या बनेगा H2O वाटर बन जाएगा, ठीक है। अब अगर बैलेंस करें तो यहां हम 2 लगाएंगे क्योंकि हाइड्रोजन 4 हैं। वो कहता है 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये 1 मोल कंप्लीट रिएक्ट करता है 2 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड से। कहता है हाउ डज एवोगैड्रो नंबर हेल्प टू एक्सप्लेन, आपने बताना है कि एवोगैड्रो नंबर से ये जो कैसे आप इसकी हेल्प लेकर इस इक्वेशन को एक्सप्लेन करेंगे। तो ऐसा करने के लिए आप यहाँ से लिखेंगे 1 मोल ऑफ H2SO4, बल्कि इसमें आप सबसे पहले ये लिखें इट इज़ एन एसिड बेस रिएक्शन इन विच एसिड गिव प्रोटॉन एंड बेस गिव हाइड्रोक्सल आयन, दे रिएक्ट विद ईच अदर टू गिव वाटर, यहां से क्या बनेगा वाटर बनेगा, ठीक है। दिस इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। अब आपने इसमें ये बताना है 1 मोल ऑफ H2SO4 गिव 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड 2 मोल ऑफ NaOH आल्सो गिव 2 मोल ऑफ हाइड्रोक्सल आयन, ठीक है। सो दे कंप्लीटली रिएक्ट एंड गिव 2 मोल ऑफ वाटर, ठीक है। फ्रॉम दिस वी से दैट 1 mole of sulfuric acid give double number of hydrogen ion and 2 mole of hydroxyl ion give equal number of hydroxyl ion. So we say that total number of particle which is hydrogen as well as hydroxyl, ठीक है, these are equal and they completely react to give 2 mole of water। तो आप यहाँ से बता लेंगे कि हम पार्टिकल से या एवोगैड्रो नंबर से भी क्या कर सकते हैं, ये बताते हैं कि ये completely क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। देखें एवोगैड्रो के हवाले से आप ये यहाँ पर लिख सकते हैं कि हम लिख दें 1 मोल ऑफ H2SO4 गिव 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ H प्लस आइन एंड 2 मोल ऑफ हाइड्रोक्सल गिव 2 into Avogadro number of hydroxyl ion, ठीक है। So we say that total number of
हाइड्रोजन आइन विल कंप्लीटली रिएक्ट विद टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोक्सल आइन। ऐसे भी लिख सकते हैं या मैंने ऊपर बताया वैसे लिखें, तो ये हमारा आंसर जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद आ गया पांचवा, फिफ्थ पार्ट, और इसमें वो कहता है 1 मोल ऑफ वाटर गिव 2 मोल ऑफ बॉन्ड। ठीक है, वो कहता है अगर हम वाटर ले लें, ठीक है, H2O, तो इसमें से आपने पहले ए में बताना है 2 मोल इसमें है बॉन्ड। कैसे बताएंगे? आप लिखेंगे 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन 2 कोवेलेंट बॉन्ड। 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन 2 बॉन्ड एंड इफ वी टेक 1 मोल सो वी से इट हैव अ 2 मोल ऑफ बॉन्ड। उसमें 2 मोल हो जाएंगे। ठीक है, ये हमने सारा कंपैरिजन किया हुआ है, बजाय इस तरह लिखने के कि आप इधर एक तरफ वाटर लिखें इधर बॉन्ड लिखें। अगर ये एक मॉलिक्यूल है तो बॉन्ड 2 हैं, अगर ये 1 मोल है तो बॉन्ड कितने हो जाएंगे? 2 मोल। तो बजाय आप ऐसे लिखने के आपने सिर्फ ये बताना है फ्रॉम दिस वी से 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हैज 2 बॉन्ड एंड सो 1 मोल ऑफ वाटर आल्सो कंटेन 2 मोल ऑफ बॉन्ड। उसमें क्या हो जाएंगे? 2 मोल हो जाएंगे बॉन्ड के। इसमें बी पोर्शन में वो कहता है, मतलब काफी सारी स्टेटमेंट पूछी हैं, 3 मोल ऑफ एटम। अब आप इसमें बताएं कि इसमें एटम कितने हैं? 3 मोल। तो फिर यहीं से बताएंगे 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन 3 एटम, सो 1 मोल ऑफ वाटर कंटेन 3 मोल ऑफ एटम। इसी में से आंसर आ जाएगा। 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसका सी पार्ट मैं अपनी तरफ से बना रहा हूं, ये कॉमा डाल के लिखे हुए हैं। वो कहता है 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को ऐसे रिप्रेजेंट किया। ये कैसे बताएंगे? इसके लिए हम टोटल इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। क्या लिखेंगे? 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन 8, 2 हाइड्रोजन है, टोटल इलेक्ट्रॉन क्या हुए? 10। तो आप लिखेंगे 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन 10 इलेक्ट्रॉन, सो इफ वी टेक 1 मोल इट कंटेन 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो 10 मोल हो जाएंगे। एंड 28 मोल ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। अब डी पोर्शन में वो कहता है 28 हैं फंडामेंटल पार्टिकल। एफ मीन फंडामेंटल, पी मीन पार्टिकल। व्हाट आर फंडामेंटल पार्टिकल? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो इसको निकालते हैं पहले एक मॉलिक्यूल में, फिर एक मोल में कर लेते हैं। तो एक मॉलिक्यूल में निकालने का तरीका आप लिखेंगे HOH। देखिए फंडामेंटल पार्टिकल के लिए हम यहां लिखेंगे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को इस तरह से लिखकर निकाल सकते हैं। देखिए निकालने का तरीका है कि आप एक एटम लिखें, उसका एटॉमिक नंबर और मास लिखें। इसका एटॉमिक नंबर 8 है, मास 16 है, तो ये सारे पार्टिकल निकल आएंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन ये है, कितने होंगे? 8। न्यूट्रॉन कितने होंगे? 16 माइनस 8, 8। जितना प्रोटॉन है उतना इलेक्ट्रॉन है, कितने हो गए? ये 8। तो ऑक्सीजन में से टोटल पार्टिकल कितने निकले हैं हमारे पास? 8 और 8 16, और ये 24 टोटल पार्टिकल निकले। अब आप हाइड्रोजन लिखें, 1 1 होती है, एक ही प्रोटॉन, 1 माइनस 1 0 न्यूट्रॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आप यहाँ लिखें टोटल 1 और 1 2। हाइड्रोजन हमारे पास कितनी है? यहाँ पर 2। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे? 2 × 2 4 पार्टिकल। तो 24 और 24 28। तो आप यहां से बताएंगे एज 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन 28 पार्टिकल, ये बनाकर सो इफ वी टेक 1 मोल देन इट हैज अ 28 मोल ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। ठीक है, लें भाई। और इसी के साथ छठा क्वेश्चन, नाइट्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड आल्सो हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। लास्ट पार्ट हमारा पांचवा या छठा है, उसमें अब वो कहता है नाइट्रोजन ले ली और कार्बन मोनोऑक्साइड ले ली। कहता है इन दोनों के फंडामेंटल पार्टिकल भी सेम है। तो ऊपर जैसे हमने ऊपर निकालना सीखा है तरीका, वैसे लिखेंगे। हम लिखेंगे नाइट्रोजन 7 × 14। ठीक है, कितनी है ये? 2, तो 2n लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे PNE। अब देखें प्रोटॉन कितने हैं? 7। 2 हैं तो कितने हो जाएंगे टोटल? 14। ठीक है, एक में 7 हैं, 2 नाइट्रोजन कितने हो जाएंगे? 14। न्यूट्रॉन 14 माइनस 7, 7 आएंगे, 7 × 2 14 हो जाएंगे न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है, तो 7 हैं, 7 × 2 14 हो जाएंगे।
तो इसका मतलब है टोटल इसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 14 है। वो कहता है इसके ये फंडामेंटल पार्टिकल इसके इक्वल हैं। इसमें हम लिखेंगे 2 एटम है डिफरेंट, तो हम एक में कार्बन एक में ऑक्सीजन। कार्बन का होता है 614, ऑक्सीजन 816, तो 6 यहाँ पे 14 माइनस 6 8 यहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ऑक्सीजन 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन। तो आप सम कर लें 8 इंटू 6 14 प्रोटॉन, 8 और 8 14 माइनस 6 और 8 और 6 ये क्या आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, 8 और 6 14 ही इलेक्ट्रॉन। इसमें थोड़ा सा है ज़रा, ओ सॉरी ये 14 नहीं ये 12 है, तो 12 माइनस 6 ये 6 आएंगे न्यूट्रॉन, ये भी क्या बनेगा 14 न्यूट्रॉन। तो देखें जहाँ पर टोटल 14 प्रोटॉन है 14 है 14 है 14 है, इसका मतलब इसके टोटल पार्टिकल नाइट्रोजन के पार्टिकल के क्या हैं इक्वल हैं। ये आपका छठे का आंसर होगा। लेकिन अभी शॉर्ट क्वेश्चन हमारे कंप्लीट। अब इसमें एक न्यूमेरिकल रहता था क्वेश्चन नंबर 12, वो हम सॉल्व कर लें तो हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन 12 जो है बहुत ही आसान और ये इंपॉर्टेंट भी है, जो ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं है, छोटी स्टेटमेंट वाले अक्सर बोर्ड में आ भी जाते हैं। कहता है अ सैंपल ऑफ 0.6 मोल ऑफ मेटल, कहता है हमने 0.6 मोल क्या ले ली है कोई मेटल और उसका नाम नहीं बताया, उसको M से डिनोट किया है। वो कहता है इट रिएक्ट कंप्लीटली विद फ्लोरीन टू फॉर्म MF2। MF फ्लोरीन से रिएक्ट करती है, ये एक्सेस में ली है, कहता बनता है MF2। अब हमें नहीं बताया ये क्या नाम है इसका, लेकिन मोल बताए हैं, इसके मोल कितने हैं 0.6। कहता है ये जो प्रोडक्ट बनता है इसकी अमाउंट है 4.68 ग्राम, ये इतना बन रहा है। अब आपने फाइंड करना है मोल ऑफ फ्लोरीन आर प्रेजेंट, कि ये जितने ग्राम बन रहा है हम इसके मोल निकाल सकते हैं। उस मोल में बताएं ए में कि हाउ मैनी फ्लोरीन, यहाँ हाउ मैनी मोल ऑफ फ्लोरीन आर प्रेजेंट, इसमें फ्लोरीन के मोल कितने हैं ये बताएं। और दूसरे में आप ये बताएं कि आपके पास ये जो मेटल है इसका नाम क्या है। दूसरे में क्या आएगा नेम ऑफ मेटल, या आप ये बताएं ये कौन सी मेटल है या कौन सा एलिमेंट है। मैंने मेटल कह दिया कि ये एलिमेंट बताएं कौन सा है। तो हम इसको ज़रा सॉल्व करें। सॉल्व करते हुए हम पहले ए करेंगे, मोल निकालेंगे। देखिए अगर हम इसके मोल निकाल लें तो हम मोल से बता सकते हैं कि फ्लोरीन कितनी होगी। हमें यहाँ से तो पता ही है कि अगर हम एक MF2 लें तो उसमें 2 मोल फ्लोरीन है, ये हम कर चुके हैं सारा। अगर हम ये 1 मोल ले लें तो मैंने कहा है उसमें जितने पार्टिकल की तादाद होती है उतने वो मोल होते हैं। तो ये हमें कितने मोल मिला है ये निकालना है। निकालने का फार्मूला क्या है, मास ओवर मोलर मास, तो मोल आ जाएंगे। लेकिन मोलर मास इसका हमारे पास है नहीं। क्यों नहीं है कि हमें फ्लोरीन का तो पता है कौन सा एलिमेंट है, मोलर मास हम उसका निकाल लेंगे। M का तो हमें पता ही नहीं M है क्या, तो M का मोलर मास जब हमें पता नहीं तो हम टोटल मोलर मास नहीं निकाल सकते। इसका मतलब है डायरेक्ट इसके मोल नहीं निकल सकते। तो हम इनडायरेक्ट मेथड लगाएंगे कि हमें ये तो पता है ना इक्वेशन में कि जहां से ये बनकर आ रही है रिएक्टेंट के मोल से प्रोडक्ट के मोल निकाले जा सकते हैं। ये तरीका हमने सीखा हुआ है। तो हम यहाँ मोल निकालने के लिए ए में मोल निकालने तो हम लिखेंगे एक तरफ M, दूसरी तरफ लिखेंगे MF2। क्यों मैंने कहा ऐसा कि हम डायरेक्ट इसके मोल नहीं निकाल सकते, हमें इसका मोलर मास नहीं पता चलना, इस एलिमेंट का ही नहीं पता। हमें इक्वेशन में पता चलता है कि अगर ये 1 मोल है तो ये 1 मोल बनेगा। हमें ये कितनी दी है 0.6 मोल, 0.6 से लिख लेते हैं, तो ये कितनी बनेगी 0.6। इसका मतलब हमें इसके मोल पता चल गए कि हमारा प्रोडक्ट कितने मोल बनेगा 0.6 बनेगा। अब आप निकालें फ्लोरीन के, तो यहाँ मैं F लिख रहा हूँ, आप लिखेंगे MF2 और इधर लिखेंगे F। अगर ये 1 मोल है तो ये 2 मोल है, ये हमें फार्मूला से पता चल रहा है। ये कितनी दी गई है 0.6, तो ये कितनी होगी 0.6। आंसर क्या आएगा 1.2 मोल। लें भाई ये हमारे पास फ्लोरीन के मोल निकल आए। ठीक है, अब इसका बी पोर्शन, बी में हमने बताना है कि मेटल कौन सी है। तो देखें मेटल के लिए हमारे पास क्या तरीकाकार होगा। मेटल के लिए उसी तरह से
हमने फार्मूला पढ़ा है n इज इक्वल टू m/m। अगर आपको n पता हो, आपको m पता हो, तो आप m निकाल सकते हैं। m मीन मोलर मास। मोलर मास है ना, हम ये बताते हैं हमारी मेटल कौन सी है। जैसे आपको देखें कहा जाए मोलर मास है किसी मेटल का या एलिमेंट का 23, आपको पता है ये सोडियम होता है, बता लेंगे। आपको कहा जाए 24, आपको पता है ये मैग्नीशियम होती है, बता देंगे। तो इस तरह से अगर हमें मोलर मास पता चल जाए ना तो हम मेटल बताएंगे। लेकिन मोलर मास के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, m/n। अब हमारे पास यहाँ पर इसका मोल तो दिया गया, हमें बताया ही नहीं कि कितनी मेटल है, m नहीं बताया, इसका मतलब यहाँ से नहीं निकालेंगे। इसको कहाँ से निकालेंगे? इसमें से कैसे निकालेंगे? हम अगर ये देख लें MF2, तो हमें इसमें m निकालना है। m हम निकल आएगा कैसे? इसका m भी दिया हुआ है 4.68, इसके मोल अभी हमने निकाल लिए हैं 0.6। इसका मतलब है हम इसका m निकाल सकते हैं, कैपिटल M। तो कैपिटल M कैसे निकलेगा? इसको इधर ले जाएं, n इधर ले आएं, तो m इज इक्वल टू m/n। अब देखें m क्या आएगा? m दिया गया 4.68, ये जो ऊपर था। n कितना है? 0.6, तो ये कैपिटल M का आंसर आएगा 78 यूनिट। क्या होगा? ग्राम पर मोल। ठीक है, ये इसका यूनिट बन गया ग्राम पर मोल। अब देखें ये किसका m आया है? इस पूरे फार्मूला का, जिसमें ये एलिमेंट भी है और इन एलिमेंट का मास भी सम है। इसका मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं कि m प्लस 2f, ये मैं लिख रहा हूं, m मास m का प्लस 2f इसका मास लिखें तो इक्वल किसके आता है? जो हमने जो निकाला है 78 के। तो अगर हमें ये पता है, माइनस करें तो ये निकल आएगा। ये हमें पता है कैसे? m प्लस 1 फ्लोरीन का मास होता है 19 इज इक्वल टू 78। यहाँ आप इसको सॉल्व करें, ये बनेगा 38, उधर जाकर माइनस करें तो m इज इक्वल टू 78 माइनस 38, ये m आएगा 40 ग्राम पर मोल। तो ये 40 किसका आया है? इस m का। इसका मतलब है ये 40 पता चल गया। 40 वाली कौन सी मेटल होती है? ये मेटल होती है कैल्शियम। तो हमने निकाल लिया कि हमारे बी पोर्शन में कौन सा एलिमेंट होगा? कैल्शियम होगा। लेकिन भी ये न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट था, ये भी आप लोग कर लें। चैप्टर 1 जो है केमिस्ट्री पार्ट 1 में वो कंप्लीट हो गया। अब इंशाल्लाह हम चैप्टर 2 जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो चैनल को आप वीडियो देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।